हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे विजन आईएएस के मैगजीन का सितंबर मंथ का। ठीक है, तो सितंबर मंथ में आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे यूपीएससी के टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं और उनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिलेंगे, जिसको आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें पहला न्यूज है, एक सेकेंड। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस। तो हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान प्रोग्राम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और अन्य संबंधित तथ्य को जान लें तो संशोधित गगनयान प्रोग्राम में निम्नलिखित शामिल हैं। प्रोग्राम जैसे दिसंबर 2028 तक BESS-1 मॉड्यूल का विकास करना और BESS के लिए विविध प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का सत्यापन हेतु 4 मिशन है। गगनयान प्रोग्राम के तहत 4 मिशन को 2026 तक पूरा करना है। संशोधित प्रोग्राम के तहत गगनयान प्रोग्राम के लिए कुछ वित्तीय सहायता को 12,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जाने तो यह अनुसंधान के लिए भारत द्वारा पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 450 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसमें 5 मॉड्यूल होंगे। इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। लक्ष्य पहला मॉड्यूल है, बेस मॉड्यूल है, 2028 में लॉन्च किया जाएगा और BESS को 2035 तक संचालन में लाया जाएगा। वर्तमान स्थिति BESS जो है वर्तमान में योजना के चरण में है, जिसके अंतर्गत समग्र आर्किटेक्चर, मॉड्यूल की संख्या, प्रकार, डॉकिंग पोर्ट आदि पर अध्ययन किया जा रहा। लंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित और स्वस्थ रखने के तरीकों का अध्ययन कर रहा है। तो गगनयान प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो उत्पत्ति गगनयान प्रोग्राम भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसे 2018 में स्वीकृत किया गया था। अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को 3 दिन के मिशन के लिए पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना, उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। दीर्घकालिक रूप से भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की आधारशिला स्थापित करना है। तकनीकी विकास है। गगनयान मिशन हेतु कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा, जैसे चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है। अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसे स्थितियां प्रदान करने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। सब चीजें हैं। तो इसके महत्व को जाने तो अंतरिक्ष उड़ान और ह्यूमन हैबिटेट का मानव निवास स्तर। तो BESS ने के लिए जो है एक परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगा और भारत के अन्य दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। पृथ्वी अवलोकन मतलब अंतरिक्ष स्टेशन दिन रात दोनों समय में बेहतर आकाशीय रिजोल्यूशन प्रदान कर सकता है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहायता मिल सकती है। माइक्रोग्रेविटी आधारित अनुसंधान है। उदाहरण के लिए मांसपेशियों और हड्डियों पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। इस प्रकार BESS में नियंत्रित दशाओं में प्रयोगों को तेजी से ट्रैक किया जा रहा है, ताकि मांसपेशी के कमजोर होने और हड्डियों के घनत्व में कमी जैसी स्वास्थ्य स्थितियों का अध्ययन किया जा सके। नवाचार को बढ़ावा देना। लघु उद्यमी अंतरिक्ष में अपनी तकनीक का परीक्षण कर सकते हैं और इसमें अंतरिक्ष और समयबद्ध उद्योगों से संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। नैसकॉम और भारतीय अंतरिक्ष संघ की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार $546 बिलियन है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी है 2% है। भारत का लक्ष्य हिस्सेदारी को बढ़ाकर 10% करना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से उपजे नवाचार, स्पिन ऑफ उत्पाद अंतरिक्ष क्षेत्र का आधारित ऐसे नवाचार और तकनीकी होते हैं जिनकी उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया जा सके, जैसे पर्यावरण निगरानी के लिए अंतरिक्ष आधारित डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम या विकसित किए गए एडवांस्ड मटेरियल का उपयोग एरोस्पेस स्पेस ऑटोमोटिव कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करके भारत विश्व में चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा, जिसमें भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में संबंधित चुनौतियां क्या है? परियोजना के विकास संबंधी चुनौतियां हैं। अनुसंधान विकास हेतु कम बजटीय आवंटन। भारत में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च अपेक्षाकृत काफी कम है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% है। वित्तीय बाधाएं परियोजना की गति और दायरे तथा इसके द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों को सीमित करना है। नई तकनीक का विकास करना है। भू राजनीतिक मुद्दों का प्रबंधन है। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन न केवल एक वैज्ञानिक प्रयास है, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति भी है। देश को अमेरिका, रूस, चीनी, यूरोपीय संघ जैसे अन्य अंतरिक्ष में
सक्रिय देशों में संभावित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और उसके साथ सहयोग भी बनाना होगा। अंतरिक्ष स्टेशन के संबंध में उत्पन्न होने वाली चुनौती क्या? अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा, अंतरिक्ष स्टेशन की बंद और अंतरिक्ष दशाओं में ऑक्सीजन एवं आवश्यक दवा में कमी आना, सेरेब्रल वेंट्रिकल्स का विस्तार हो सकता है और गुरुत्वाकर्षण का स्तर बदलाव हो सकता है। अलगाव और अकेलेपन से जुड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। अंतरिक्ष मलबा, अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि से अंतरिक्ष अभियानों के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न होती है तथा ऐसे टकराव से बचने के लिए तकनीक को बेहतर करना अनिवार्य हो जाता है। आगे की राह है पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना। भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। क्षमता का विकास करना, इसरो के लाइफ सपोर्ट, विकिरण सुरक्षा, संरचनात्मक मजबूती और ऑर्बिटर मेंटेनेंस जैसे घटकों के लिए मौजूदा तकनीक और संरचनाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। दीर्घावधि तक कार्य करने में सक्षम, भारत को अपने अंतरिक्ष स्टेशन को क्रियाशील बनाए रखने के लिए नियमित तौर पर रखरखाव, पुनः आपूर्ति मिशन और इसे बेहतर बनाने के लिए एक स्पष्ट योजना विकसित करनी होगी। भू राजनीतिक मुद्दों का प्रबंधन, भारत को अपनी अंतरिक्ष स्टेशन परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के संतुलन को बनाना होगा। भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में जुड़े कानून और व्यवस्था के मौजूदा मानदंडों को नियमों का पालन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतरिक्ष स्टेशन का अनुभव रखने वाले देशों के साथ सहयोग में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है और इससे लागत को भी कम किया जा सकता है। इसके यह सल्यूट 1 है, दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। स्काई लैब है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे नासा द्वारा 1973 में प्रक्षेपित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे 1998 में स्थापित किया गया था और 2000 में कार्यरत है। इसे पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया और इसका रखरखाव निम्नलिखित 5 अंतरिक्ष एजेंसियों और उनके कंस्ट्रक्टर्स से किया जाता है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका, रोस्कोसमोस रूस और ईएसए यूरोप, जाक्सा जापान और कैसीएसए कनाडा है। चीन है, तियांगोंग 1 को 2011 में लॉन्च किया गया और तियांगोंग 2 को 2016 में लॉन्च किया गया था। ये अंतरिक्ष आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं थी। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को 2021 में लॉन्च किया गया था, 2022 के अंत में पूरी तरह संचालित किया गया था। आगामी है गेटवे स्पेस स्टेशन, यह नासा के नेतृत्व तथा गेटवे प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आर्टेमिस अभियान के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में चंद्रमा की कक्षा में पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। एक्सियोम स्टेशन एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे एक्सियोम स्पेस द्वारा निम्न भूकक्षा में संचालित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो हाल ही में न्यूरालिंक के एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से इम्प्लांट ब्लाइंड साइड को संयुक्त राज्य अमेरिका ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा प्राप्त हुआ है। अन्य संबंधित तथ्य में है, ब्लाइंड साइड चिप का उद्देश्य उन दृष्टिहीन मरीजों को की मदद करना है जिन्होंने अपनी दोनों आंखें और ऑप्टिक नर्व खो दी है। जो व्यक्ति जन्म से ही दृष्टिहीन हो है, इस चिप की मदद से वे अपनी देखने में वह जो है सक्रिय हो सकता है। क्षमता मतलब देखने की क्षमता उसकी वापस आ सकती है। हालांकि पुनः देखने की क्षमता केवल तभी संभव हो सकेगी जब मरीज विजुअल कॉर्टेक्स सुरक्षित हो। एफडीए का ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्रेशन प्रोग्राम ऐसे चिकित्सा उपकरण के विकास, समीक्षा और मूल्यांकन में तेजी लाने में मदद करता है जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने या शरीर या मस्तिष्क को दुर्बल करने वाले रोगों के निदान या उपचार में मदद कर सकते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट के बारे में जाने तो बीसीआई एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। ये मस्तिष्क के संकेतों को प्राप्त करती है और उसका विश्लेषण करती है। नासा उन्हें किसी डिवाइस में भेजे जाने वाले कमांड में तब्दील करती है ताकि इच्छित कार्य किया जा सके। इस प्रकार बीसीआई के 3 मुख्य भाग हैं। मस्तिष्क की गतिविधि को डिटेक्ट करने का उपकरण, यह आमतौर पर हेडसेट के रूप में होता है जिसमें विशेषीकृत सेंसर लगे होते हैं और डिटेक्ट की गई मस्तिष्क की गतिविधि को प्रोसेस करना और उसका विश्लेषण करना कंप्यूटर है। कमांड को निष्पादित करने हेतु डिवाइस या एप्लीकेशन, तो एक बार जब कंप्यूटर निर्धारित कर लेता है कि उपयोगकर्ता क्या करना चाहता है तो वह आदेश को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन डिवाइस को संकेत भेजता है। बीसीआई का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग फीडबैक है। फीडबैक से उपयोगकर्ता को बीसीआई प्रणाली के अनुकूल होने में मदद मिलती है। उपयोगकर्ता बीसीआई मिलकर काम करते हैं और उपयोगकर्ता प्राय प्रशिक्षण के बाद मस्तिष्क के संकेत उत्पन्न करता है जो उसके इरादे को व्यक्त करते हैं और बीसीआई के प्रशिक्षण के बाद मस्तिष्क संकेतों को डिकोड करके आउटपुट डिवाइस को आदेश भेजता है जो उपयोगकर्ता के इरादे को पूरा करता है।
ठीक है, देख सकते हैं योजना लैंप जलाने का निर्णय लेना, दिमाग सोचता है, फिर आपका हाथ उसको आगे बढ़ता है और उँगली से स्विच प्रेस करता है, फिर आपके द्वारा स्विच ऑन करने पर लैंप का लाइट जल जाता है। और ये है मोटर कंट्रोल है ये। और बीसीआई कंट्रोल क्या है? ये योजना लैंप जलाने का निर्णय लेता है, फिर क्रियान्वयन कंप्यूटर आगामी दिमाग की गतिविधि का विश्लेषण करता है और उसे समझ जाता है। आप लैंप को ऑन करना चाहते हैं, यह लैंप को ऑन होने से सिग्नल भेजता है। मतलब ये एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा और लैंप अपने आप जल जाएगी। मतलब आप सोचोगे वो काम हो जाएगा। सिंचाई प्रणाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पन्न संकेतों को मापती उपयोग करती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को बिना उस व्यक्ति की अनुमति के जानकारी या संकेत को डिटेक्ट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपयोगकर्ता अपनी मांसपेशी के बजाय मस्तिष्क संकेतों के माध्यम से कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। मतलब आप ब्रेन से सारी चीज रेगुलेट कर सकते हो। इनोवेसिव और नॉन इनोवेसिव बीसीआईज के तुलना। तो नॉन इनोवेसिव में ईईजी एक है और इनोवेसिव में इको जो है सीग है और इंट्राकार्टिकल इम्प्लांट है। तो इनवेसिव बीसीआई ब्रेन इम्प्लांट इनवेसिव बीसीआई को न्यूरो सर्जरी के जरिए सीधे मस्तिष्क में के ग्रे मैटर में प्रत्यारोपित किया जाता है। ये मस्तिष्क गतिविधि को बेहतर रूप से रिकॉर्ड करते हैं। उदाहरण के लिए न्यूरालिंक का इम्प्लांट। नॉन इनवेसिव बीसीआई सरफेस डिटेक्टर या इलेक्ट्रोड्स का सेट होता है जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के रूप में जाना जाता है। एक कपाल पर लगाया जाता है। इलेक्ट्रोड्स मस्तिष्क के संकेतों को पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आदि। और पार्शियली इनवेसिव बीसीआई ये उपकरण कपाल के अंदर केवल मस्तिष्क के ग्रे मैटर के बाहर प्रत्यारोपित किए जाते हैं। ये नॉन इनवेसिव बीसीआई की तुलना में बेहतर रेजोल्यूशन वाले सिग्नल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी या इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से मस्तिष्क की सतह या सेरेब्रम कॉर्टेक्स के साथ सीधे संपर्क के जरिए मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में है विकलांगता या तंत्रिका संबंधी विकारों को ग्रस्त रोगियों के उपचार, रोग की रोकथाम और पुनर्वास में सहायता करते हैं। मानसिक सेहतमंदी व्यक्ति मानसिक सेहतमंदी को बढ़ाने के लिए रियल टाइम में मस्तिष्क की गतिविधि को ट्रैक करते हैं। संज्ञानात्मक बेहतरी इसमें स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की शक्ति है। गेमिंग और मनोरंजन बीसीआई इमर्सिव गेमिंग के अनुभव को सक्षम बनाता है और इसमें वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में विकास और अपार संभावनाएं हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के समझ चुनौतियां क्या हैं? तो तकनीकी चुनौतियां हैं इसमें जटिल न्यूरल या तंत्रिका पैटर्न की व्याख्या करने में असमर्थता है। असमर्थता है कमजोर ब्रेन संकेत और पर्यावरणीय हस्तक्षेप आदि शामिल है। इनोवेसिव बीसीआई में तंत्रिका या नर्व कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन ट्रैपिंग मनुष्य के संकेतों को इंटरसेप्ट करने से निजता का उल्लंघन हो सकता है, जिससे किसी व्यक्ति की भावनाएं, प्राथमिकताएं, विश्वास को उजागर किया जा सकता है। भ्रामक उत्तेजना हमले संकेतों या फीडबैक में हेरफेर करके मस्तिष्क को हाईजैक किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हो सकता है। कानूनी बाधाएं वर्तमान बीसीआई के उपयोग में संबंधित सुरक्षा, प्रभावशीलता और डेटा सुरक्षा के संदर्भ में कोई व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। नैतिक चिंताएं इसमें तथ्य और साक्ष्य के आधार पर सहमति, सामाजिक कलंक की भावना और भेदभाव की संभावनाएं, अनुसंधान से जुड़ी नैतिकता, स्वायत्तता से समझौता आदि शामिल है। मस्तिष्क और मशीनों के बीच सीधे संपर्क से इंसान के साइबार्ग बनने का खतरा हो सकता है। साइबार्ग का अर्थ होता है यह जीव जिसके शरीर में जैविक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के अंग होते हैं। इसमें शक्तिशाली क्षमताएं जैसे अत्यधिक ताकत, पैनी इंद्रियां, कंप्यूटर से सहायता प्राप्त मस्तिष्क और शरीर में हथियार का समावेश करना आदि शामिल हो सकते हैं। आगे की पारदर्शिता, सहमति बीसीआई के उपयोग से संबंध में निजता से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए और उपयोगकर्ता से तथ्य और साक्ष्य के आधार पर सहमति सुनिश्चित करना चाहिए। विनियामकीय निगरानी कानूनी फ्रेमवर्क के तहत बीसीआई के हानिकारक उपयोग से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सुरक्षा उपायों को बेहतर करना, क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा सहित उन्नत सुरक्षा उपायों के लिए अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता बीसीआई के जोखिमों और सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों की शिक्षित करना आवश्यक है। तो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन डेंड्राइट देख सकते हैं, नीसल ग्रेन्यूल्स देख सकते हैं, कोशिकाएं देख सकते हैं। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, लास्ट में बीच में केंद्रक है और ये जो ये बीच में है, ये सेपरेटेड, इसको बोलते हैं स्वान कोशिकाएं। एक स्वान कोशिकाएं बीच में है। माइलिन आवरण है, देख सकते हैं। रेनिवेल नोड है बीच वाला जो जोड़ा हुआ है। एक टर्मिनल सिरा है। सिनेप्टिक पट्टिकाएं हैं
और न्यूरॉन नियंत्रण और समन्वय। तो मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना होता है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन एक बड़े नेटवर्क मिलकर शरीर की प्रक्रियाओं को समन्वित करते हैं, जैसे सुनना, स्वाद या महसूस करना, हृदय की गति नियंत्रित करना आदि। इसके न्यूरॉन शरीर की विभिन्न गतियों को संचालित करते हैं। न्यूरॉन एक दूसरे से विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। जब एक न्यूरॉन सक्रिय होता है तो वह एक विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो नेटवर्क के अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है। फिर वह न्यूरॉन इस संकेत को आगे न्यूरॉन तक भेजता है और श्रृंखला इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। इस तरह जानकारी मस्तिष्क के अंदर तेजी से फैलती है और कई हिस्सों को आपस में जोड़ती है, जो अलग-अलग प्रतिक्रियाएं और शरीर के अंगों को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क गतिविधि और इसका मापन, उसे रिकॉर्ड करना। मस्तिष्क गतिविधि का मतलब होता है मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विद्युत संकेतों और रासायनिक प्रक्रियाओं में से है, जो अलग-अलग संज्ञानात्मक कार्यों, भावनाओं, अनुभवों और व्यवहारों को भी नियंत्रित करती है। एक अकेला न्यूरॉन अपने आप में ज़्यादा विद्युत संकेत नहीं पैदा करता, लेकिन कई न्यूरॉन की संयुक्त गतिविधि इसमें विद्युत संकेत उत्पन्न करती है, जिसे मापा या रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को विशेष प्रकार से सेंसर को कपाल पर या कपाल के अंदर लगाकर मापा या रिकॉर्ड किया जा सकता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी आधारित है। तो बीसीआई जो होता है, ईईजी का उपयोग हंस बर्जर के खोज के कारण संभव हुआ है। हंस बर्जर जो साइंटिस्ट थे, 1924 में पाया था कि मानव के मस्तिष्क में विद्युत संकेतों को कपाल में मापा जा सकता है और मस्तिष्क की गतिविधि को बाहरी डिटेक्टरों या इलेक्ट्रोड से मापने में इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहा जाता है। आर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी क्या होता है? आर्गन ऑन चिप तकनीकी के पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दायरे को बढ़ावा दे सकती है। आर्गन ऑन चिप तकनीक का बाजार 2032 तक लगभग $1.4 बिलियन के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है। आर्गन ऑन चिप तकनीक के मस्तिष्क के अनुरूप 3D कल्चर मॉडल से जुड़े हैं। ये न्यू अप्रोच मेथड भी कहा जाता है। 3D कल्चर प्रणाली शोधकर्ताओं का एक ही प्रयास में मानव अंगों और बीमारियों की संरचना को पुनः बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये रीजेनरेटिव मेडिसिन, औषधि की खोज करने और प्रिसीजन मेडिसिन, कैंसर संबंधी अनुसंधान, जीन एक्सप्रेशन अध्ययन जैसे अनेक उपयोगों के लिए बहुत आसानजनक मानी जाती है। ओओसी एक माइक्रो स्केल सिस्टम है जिसका उपयोग मानव शरीर की स्थितियों की नकल करने के लिए किया जाता है। इसके तहत शरीर में अनुभव की जाने वाली शारीरिक और यांत्रिक स्थितियों की नकल करने के लिए कोशिकाओं के साथ-साथ माइक्रोफ्लूइडिक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें चैनल, चैम्बर्स और मेम्ब्रेन आदि का उपयोग करके पदार्थों को कोशिकाओं की गति, व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। आर्गन ऑन ए चिप का लक्ष्य डिजीज मॉडलिंग और दवा के परीक्षण के लिए मानव ऊतक मॉडल विकसित करना है। शोधकर्ताओं ने पहली बार 2010 के एक अध्ययन में आर्गन ऑन चिप मॉडल की उपयोगिता का जिक्र किया था। आर्गन ऑन ए चिप टेक्नोलॉजी के बारे में जाने तो इनलेट है, आउटलेट है। आर्गन ऑन ए चिप डिवाइस ये है और ये है पीडीएमएस परत है इसके बाहर का, और झिल्ली जो है छिद्र युक्त झिल्ली है बीच में, और निचली पीडीएमएस परत है। आर्गन ऑन ए चिप डिवाइस के प्रमुख 4 घटक क्या हैं? तो देखते हैं। तो आर्गन ऑन चिप डिवाइस के 4 प्रमुख माइक्रो फ्लूइड्स है। ये छोटे चैनलों के माध्यम से कोशिकाओं के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने और संवर्धन प्रक्रिया के दौरान द्रव प्रवाह को नियंत्रित कर या प्रबंधित करते हैं। माइक्रोफ्लूइड की विशेषताएं क्या? छोटा आकार है, एकीकृत है, इन्हें अन्य प्रणालियों के साथ आसानी जोड़ा जा सकता है, स्वचालित है और जीवित कोशिकाओं, ऊतक या लिविंग सेल्स टिश्यूज इस भाग में विशेष प्रकार की कोशिकाओं को सही स्थानों में व्यवस्थित किया जाता है ताकि ऊतक के वास्तविक कार्यों की नकल की जा सके। सिम्युलेशन या ड्रग डिलीवरी, कुछ ऊतकों को वास्तविक स्थितियों का निर्माण करने के लिए विद्युत या रासायनिक उद्दीपन जैसे संकेतों की आवश्यकता होती है। इन संकेतों का उपयोग ड्रग डिलीवरी में भी किया जा सकता है। सेंसिंग डिवाइस में लगे सेंसर डेटा को ट्रैक करते हैं और मापते हैं। यह काम या तो डिवाइस में लगे सेंसर से होता है या फिर विजुअल मॉनिटरिंग सिस्टम से, ताकि चिप के कामकाज का मूल्यांकन किया जा सके। आर्गन ऑन ए चिप तकनीक कैसे मापी जाती है? तो देखें, कोशिकाओं को चिप पर रखा जाता है, उन्हें 3D संरचना में विकसित होने दिया जाता है जो मानव शरीर के वास्तविक ऊतक जैसा ही होता है। ये द्रव के प्रवाह के लिए सूक्ष्म चैनल्स का उपयोग करता है जो रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन की परिवहन, पोषक तत्वों के परिवहन आदि का अनुकरण करते हैं ताकि चिप के आकार के डिवाइस पर इन जैविक अंगों के लघु मॉडल बनाए जा सके। अंगों के अधिक वास्तविक मॉडल बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं को परत में संयोजित करके एक 3D संरचना बनाई जा सकती है जो वास्तविक अंगों की जटिलता को बेहतर ढंग से दर्शाती है। ओसी प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं? इसमें प्रिसिजन मेडिसिन,
रोगी की विशेष ऊतक ऊतक की दशाओं का अनुकरण करके शोधकर्ता का परीक्षण कर सकते हैं कि कोई दवा उस व्यक्ति या समूह को कैसे प्रभावित करेगी या इससे उसका अधिक सटीक उपचार करने की योजनाएं बन सकती हैं। प्रिजन मेडिसिन में प्रत्येक व्यक्ति के जीन, वातावरण और जीवन शैली में होने वाली विविधताओं को ध्यान में रखकर इसका इलाज किया जाता है। और दवा के प्रभाव का परीक्षण सटीक मानव फिजियोलॉजी में सिमुलेशन होता है। जीवों में परीक्षण एवं नैतिक विकल्प है, क्योंकि ओहियो का उपकरण मानव कोशिकाओं और ऊतक का उपयोग करते हैं, इसलिए जीवों का परीक्षण करने की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। और जटिल अंग अंतःक्रिया है। ओहियो प्रणाली कई आर्गन मॉडल्स को एक साथ जोड़ सकती है तथा यह अनुकरण कर सकती है कि शरीर में अलग अलग अंग किस प्रकार आपस में अंतःक्रिया करते हैं। रोग की कार्यप्रणाली का अनुसंधान अनुसंधान करते हैं। ये सब है। आर्गन चिप में प्रौद्योगिकी जुड़ी चुनौतियां हैं, तकनीकी जटिल और मानकीकरण है, बहुअंग प्रणालियों का एकीकरण है, नैतिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। अन्य चुनौतियों में जैसे इसमें विनियामक फ्रेमवर्क का अभाव, सीमित इम्यून सिस्टम, मॉडलिंग, उच्च लागत आदि शामिल है। अगला है प्रेसिजन मेडिसिन ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी विकास के लिए उठाए गए कदम है। तो बायो E3 नीति, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से प्रेसिजन जो है थेरेप्यूटिक पर फोकस करते हुए जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स है। नियम 2019 संशोधन है। जीनोम पे इंडिया परियोजना है। फिनोम इंडिया परियोजना है, जिसमें CSI द्वारा प्रिसिजन मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय आबादी के अनुरूप एक व्यापक फिनोम डेटाबेस तैयार करने के लिए शुरू किया गया। और भारतीय कैंसर जीनोम एटलस है का भारत के मामले में कैंसर डाटा का डेटाबेस तैयार करना है, जिसमें शोधकर्ताओं और चिकित्सक को पर्सनलाइज्ड कैंसर उपचार विकसित करने में मदद मिल सकेगी। वैश्विक स्तर पर है FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0, इसमें 2022 में यूएसए द्वारा पारित किया गया था। इसमें शोधकर्ताओं को विकास में प्री क्लिनिकल चरणों में दवा परीक्षण के लिए विकल्प के रूप में आर्गन ऑन चिप्स का उपयोग करने की अनुमति दी गई। अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियां, दवा निर्माता अपनी बायर अन्य कंपनी टिश्यू के साथ मिलकर लीवर मल्टी ऑर्गन ऑन चिप मॉडल विकसित कर रही है। निष्कर्ष है, ऑर्गन ऑन चिप तकनीक दवा की खोज, रोग अनुसंधान, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए बहुआशाजनक, लेकिन इस व्यापक रूप से अपनाने से पहले चुनौतियों को दूर करना होगा। निरंतर निवेश और नवाचार के साथ ऑर्गन ऑन चिप सिस्टम भविष्य के स्वास्थ्य देखभाल हेतु समाधानों में क्रांति ला सकते हैं। विश्वसनीय राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्वसनीय राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक लॉन्च किया है। इसके साथ ही MEITY ने निम्नलिखित परियोजना भी शुरू की है। तो NBF लाइट यह ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है। इससे विशेष रूप से ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का तेजी से प्रोटोटाइपिंग करने तथा अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण हेतु स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों के लिए विकसित किया गया था। और है प्रामाणिक। तो प्रामाणिक यह राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क द्वारा संचालित होता है। यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर मोबाइल ऐप विकास के स्रोत को सत्यापित करता है। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल, इससे राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क से संबंधित कंटेंट के प्रबंधन के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम थीम विकसित किया गया है। नेक्स्ट है विश्वसनीय के बारे में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक से ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान के लिए शुरू किया गया था। इसमें ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल किया गया जो अलग अलग भौगोलिक स्थान में फैला होता है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी वैस की विशेषताएं क्या है? ये रैपिड एंड टू एंड परमिशन्ड ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का विकास उपयोग किया है। प्रोडक्शन सेटअप के लिए रेडी टू यूज सिक्योरिटी ऑडिटेड ब्लॉकचेन कंटेनर है। ब्लॉकचेन विशिष्ट सुरक्षा ऑडिट दिशा निर्देश सर्वोत्तम पद्धति है। भौगोलिक दृष्टि से वितरित 3 डेटा केंद्र हैं, हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर में फैली हुई संरचना। हितधारकों को आसानी से इसमें शामिल होने के लिए दस्तावेजीकरण के साथ फ्रेमवर्क को बेहतर किया गया। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसका मूल उद्देश्य किसी भी प्रकार की डिजिटल जानकारी को सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ के मुक्त तरीके से संग्रहित करना है। यह पहली बार 2009 में सातोशी नाकामोतो या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के डिजाइन और विकास के साथ शुरू की गई थी। यह विभिन्न प्रौद्योगिकियों जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी आदि का समावेशन है। यह एक एक्सचेंज प्रणाली है जो डेटा ब्लॉक्स का उपयोग करके काम करती है और इसमें एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है। कार्यप्रणाली है ब्लॉकचेन में पीयर टू पीयर नेटवर्क पर डेटा और लेन-देन को विकेंद्रीकृत तरीके से खाता बही में संग्रहित किया जाता है। इस प्रणाली में नेटवर्क के विभिन्न नोड्स सर्वसम्मति प्रोटोकॉल के माध्यम से लेन-देन को मान्य और सत्यापित करते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक कार्यप्रणाली क्या है? ग्राहक लेन-देन आरंभ करता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, सत्यापन, और फिर है सत्यापन, एक खाता बही जुड़ता है, फिर धारक लेन-देन के वितरण का सत्यापन करते हैं।
ब्लॉकचेन की विशेषता के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इम्यूटेबल है और टाइम स्टैम्प्स है। यह हर लेनदेन को एक विशिष्ट समय या तारीख के साथ रिकॉर्ड करता है। सर्वसम्मति है, नेटवर्क के सभी प्रतिभागी प्रत्येक रिकॉर्ड की वैधता का सहमत होते हैं। विश्वसनीयता क्या है? यह एक विकेंद्रीकृत होता है और कई प्रतिभागियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सुरक्षित, सभी रिकॉर्ड इनक्रिप्टेड होते हैं। ब्लॉकचेन के प्रकार पब्लिक ब्लॉकचेन, यह एक विकेंद्रीकृत ओपन सिस्टम में संचालित होता है। नेटवर्क में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, एरिथियम, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन एक ऐसी सिस्टम है जिसमें कुछ ज्ञात संस्थाओं के समूह के पास ही ये निर्धारित करने का अधिकार होता है कि कौन नेटवर्क भाग ले सकता है और खाता बही में क्या दर्ज किया जाएगा। और है प्राइवेट ब्लॉकचेन, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक ही नियंत्रण की इकाई होती है और ये तय करता है कि नेटवर्क में कौन सी संस्थाएं भाग लेंगी और खाता बही में जानकारी जोड़ने के उनके अधिकार क्या होंगे। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग: क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन और रिपल आदि लेनदेन का रिकॉर्ड रखने और उन्हें सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हैं। इसमें लेनदेन सुरक्षित और पारदर्शी होते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन होता है। मतदान प्रणाली, इसमें मतदान पहचान पात्रता जांच और मतपत्र ट्रैकिंग जैसी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं जो पहचान सत्यापन को सक्षम बनाती है। इसमें मतदान प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सकते हैं। बौद्धिक संपदा संरक्षण, कंपनियां ब्लॉकचेन तकनीकियों का उपयोग अपने ट्रेडमार्क और पेटेंट के प्रबंधन में कर सकती हैं। इसमें सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता सुरक्षित रहे और बिना उनकी अनुमति के दुरुपयोग ना हो। रिकॉर्ड प्रबंधन, ब्लॉकचेन आधारित स्वास्थ्य देखभाल, रिकॉर्ड प्रबंधन रोगी के डेटा को सुरक्षित और भरोसेमंद स्रोत के रूप में भंडारित करके उनकी सटीकता और निजता में सुधार करने में मदद कर सकती है। ब्लॉकचेन औद्योगिक कार्यान्वयन में चुनौती क्या है? प्रदर्शन, इसमें प्रत्येक नोड पर डेटा की प्रतिकृति बनाने में इसके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पारंपरिक केंद्रीकृत प्रणालियों की तुलना में प्रदर्शन धीमा हो जाता है। स्केलेबिलिटी है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का जटिल ताना-बाना और कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसिंग पावर, नेटवर्क बैंडविड्थ आदि के लिए आवश्यकता के अनुसार बदलती अनिवार्यता जैसे कारकों की वजह से इसकी स्केलेबिलिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है। स्टोरेज है, इसके लिए बहुत अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी नोड्स एक साथ ही मतलब एक ही डेटा की कई प्रतियां होती हैं और यह स्थायी रूप से भंडारित होती हैं। ऊर्जा की ब्लॉकचेन नेटवर्क को प्राय काफी अधिक कम्युनिकेटेबल पावर की आवश्यकता होती है। इंटरऑपरेटिव, विभिन्न ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के बीच इंटरऑपरेटिबिलिटी एक चुनौती हो सकती है। कानूनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 में ब्लॉकचेन के संदर्भ में गोपनीयता सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमों का अभाव होता है। आसानीकरण और जोड़ी अनिवार्यता है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम में भारत की मिट्टी ने ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम, इसे नेस्कॉम और मिटी द्वारा ब्लॉकचेन के साथ साथ अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के लिए शुरू किया गया है। वैश्विक स्तर, विश्व आर्थिक मंच के प्रेसिडियो सिद्धांत या विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक ब्लॉकचेन पर परिषद द्वारा ब्लॉकचेन अधिकार विषेधक है। आईबीएम का ब्लॉकचेन वर्ल्ड वायर, यह सीमा पार लेनदेन को सुगम बनाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाले एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है। निष्कर्ष क्या है? भारत में ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ाने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण में कौशल विकास, विनियामक स्पष्टता और व्यवहारिक कार्यान्वयन मजबूत सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि इसे मजबूत सुरक्षा उपाय में साथ व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके। और इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके भारत मतलब ब्लॉकचेन नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए अनुकूल व्यवस्था बना सकता है जिससे इस क्रांतिकारी तकनीक में वैश्विक रूप में अग्रणी बन सकता है। भारत का अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम क्या है? इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करते हुए विज्ञान धारा नामक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत के अनुसंधान और विकास का इकोसिस्टम पर सशक्त बनाना है। विज्ञान धारा योजना के 3 प्राथमिक घटक क्या हैं? विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी संस्थागत मानवीय क्षमता का निर्माण करना, अनुसंधान विकास है और नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग है। तो देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। विज्ञान धारा योजना के बारे में जाने तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नोडल मंत्रालय है और मुख्य उद्देश्य है देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। और योजना का प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वयन अवधि 2021-22 से 25-26 तक
15 वित्त आयोग की अवधि है। संभावित लाभ है विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन का निर्माण होगा। देश के अनुसंधान आधार पर विस्तार पर फुल टाइम इक्विवेलेंट शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। लक्षित प्रयासों के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक समानता सुनिश्चित हो सकेगी। भारत के अनुसंधान विकास इकोसिस्टम के बारे में जाने तो अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को किसी भी व्यवस्थित और रचनात्मक काम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य ज्ञान के भंडार को बढ़ाना और इस ज्ञान के आधार पर नई चीजों का आविष्कार करना है। 2020 में भारत वैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स के प्रकाशन और स्कॉलर आउटपुट की संख्या के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। 2022 के डेटा के अनुसार दायर किए गए पेटेंट की संख्या के मामले में भारत छठे स्थान पर है। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 133 देशों में 39वां स्थान हासिल किया है। भारत के अनुसंधान विकास इकोसिस्टम के समक्ष चुनौती है कम बजट है। भारत अनुसंधान विकास के लिए अपनी जीडीपी के प्रतिशत में 0.6 टू 0.7% मामले में दुनिया में सबसे कम खर्च करने वाले देशों में शामिल है। अमेरिका में 2.8, चीन में 2.1, इसराइल में 4.3 और कोरिया में 4.2 जैसे प्रमुख देशों में काफी कम है। बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन तो भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की बड़ी संख्या बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश पलायन कर जाती है, जिसके अनुसार कुशल मानवीय संसाधन की कमी हो जाती है। 2020 में भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर शोधकर्ताओं की संख्या 260 थी, जबकि चीन में 1602 थी। समावेशिता का अभाव, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड और बाधाएं महिलाओं सहित समाज के कई वर्गों को अनुसंधान विकास संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकती है, जिसमें प्रतिभावान मानव संसाधन कमी होते जाते हैं। अनुसंधान को सफल प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने में मौजूद चुनौतियां हैं। उद्योग, अकादमिक जगत के मध्य पर्याप्त सहयोग जैसे कारकों के कारण उपयोग केंद्रित अनुसंधान विकास की तुलना में बुनियादी अनुसंधान पर कम ध्यान दिया जाता है। भारत की शिक्षा प्रणाली मौजूदा समस्याएं, उच्च शिक्षा छात्रों का कम नामांकन है, अनुसंधान के अवसर प्रदान करने वाले संस्थानों में कमी है, शैक्षिक संस्थान में अनुसंधान विकास परियोजनाओं की पर्याप्त निगरानी या मूल्यांकन का अभाव होता है। भारत में अनुसंधान विकास इकोसिस्टम सुधार हेतु आगे की राह है। उनके वित्त पोषण, अवसंरचना, नीतियों और सहयोग जैसे विभिन्न पहलुओं पर नवाचार विचार करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वित्त है, वित्तीय सहायता में वृद्धि। एक राष्ट्र के रूप में भारत को 2030 तक अनुसंधान विकास में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% निवेश करना चाहिए। निजी क्षेत्र द्वारा निवेश, इसके लिए उद्योग और सरकार द्वारा नियुक्त किए गए माध्यम से पीपीपी आधारित इंक्यूबेटर्स स्थापना करना, कर में रियायत, प्रोत्साहन का प्रावधान, पेटेंट संबंधी प्रोत्साहन आदि कार्य के लिए किया जाता है। और संरचना सहयोग, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्र की स्थापना, अनुसंधान संबंधी अवसंरचना को आगे बढ़ाने और प्रगति को तीव्र करने के महत्वपूर्ण हो सकता है। नवाचार बौद्धिक संपदा का अधिकार का संरक्षण है। विश्वविद्यालयों के अनुसंधान विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों के अनुसंधान विकास समिति प्रकोष्ठ की स्थापना की जा सकती है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालय संस्थाओं को विशेष दर्जा दिया जा सकता है आदि। अनुसंधान को प्रौद्योगिकी रूप में रूपांतरित करने के सहयोग किया जा सकता है। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थान में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने तथा उसे उत्प्रेरित करने के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाना है। इसमें समग्र अनुसंधान विकास का सिस्टम भी सुधार होगा। भारत में अनुसंधान विकास संबंधी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के तहत अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा उसे और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 का उद्देश्य विज्ञान के कुछ अग्रणी क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए अनुसंधान विकास के लिए विश्व स्तरीय संरचना की स्थापना करना है। उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों को निर्देशित करने के लिए समर्पित तकनीकी मिशन जैसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी और इसके उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन आदि है। योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति, अनुदान, फेलोशिप के माध्यम से युवाओं को अनुसंधान के लिए आकर्षित करना है। विज्ञान एवं अनुसंधान महिलाओं को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एंड एडवांसमेंट न्यू थ्रू नर्चरिंग योजना है। उद्योग अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच जुड़ाव को विस्तृत करना है। उदाहरण के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी आदि में अनुसंधान पार्क स्थापित करना और इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी योजना है। ग्रेफीन, अगला न्यूज है ग्रेफीन। ठीक है, तो ग्रेफीन देख सकते हैं ग्रेफाइट से बनता है। ऑक्सीकरण एक्सफोलिएशन से ग्रेफीन ऑक्साइड में केमिकल थर्मल, ये सब देख सकते हो। तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विकास भारत 2008-2047 के
विजन के तहत इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर के बारे में जाने तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी उद्देश्य वाली कंपनी है। इसका उद्देश्य इसे विशेष रूप से ग्राफीन तकनीक से वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने हेतु गठित किया गया था। फोकस एरिया है इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा भंडारण से लेकर स्वास्थ्य सेवा के अलावा मटेरियल कोटिंग एवं परिवहन प्रणाली तथा सस्टेनेबल मटेरियल का विकास करना शामिल है। तिरुवनंतपुरम केरल में अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित किया गया। बेंगलुरु में कॉर्पोरेट एंड बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया। ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन खोज 2004 में आंद्रे ग्रीम और कॉन्स्टेंटीन नोवोसेलोव ने की थी। इसके लिए उन्हें 2010 में भौतिक व नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। और ये कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट बिल्डिंग ब्लॉक है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। ये कार्बन परमाणु की एक परत होती है जो सघन रूप से खटकोड़ी मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। ग्राफीन शीट के संश्लेषण के तरीके हैं इसमें केमिकल वेपर डिपोजिशन, ग्राफाइट का विखंडन, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, हाइड्रोजन आर्क डिस्चार्ज आदि शामिल है। इसमें असाधारण इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण एक अद्भुत सामग्री कहा जाता है। ग्राफीन गुणधर्म के बारे में जानें। मजबूत यह स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत होता है जबकि इसका वजन 1/6 हिस्से के बराबर होता है। ऑप्टिकल पारदर्शी यह 2.3 प्रकाश का अवशोषण करता है तथा विशेषता के कारण यह पारदर्शी टच स्क्रीन सेल सौर सेल और डिस्प्ले की प्रौद्योगिकी के लिए एक आदर्श सामग्री है। उच्च तापीय चालकता कमरे के तापमान पर ग्राफीन की तापीय चालकता 5000 जो है तक होती है जो कि अधिकांशतः अन्य सामग्रियों की तुलना में बहुत अधिक है। अपारगम्य अभेद्यता गैसों के लिए अभेद्य है तथा यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के लिए भी है। क्वांटम गुण में क्वांटम ग्राफीन जो है क्वांटम हॉल प्रभाव संभवतः मेट्रोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी योगदान दे सकता है। ग्राफीन के संभावित उपयोग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स सिलिकॉन की तुलना में अधिक मजबूत और ऊर्जा दक्षता के कारण इसका उपयोग ग्राफीन आधारित अर्धचालकों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऊर्जा भंडारण ग्राफीन का पृष्ठीय क्षेत्रफल काफी अधिक होता है और इसे बैटरी के सुपर कैपेसिटर जैसे ऊर्जा भंडारक उपकरणों के लिए उपयोगी बनाता है। और वाटर फिल्ट्रेशन प्रौद्योगिकी वाटर फिल्ट्रेशन तकनीक में ग्राफीन नैनोपोरस मेम्ब्रेन का उपयोग कर जल के विलवणीकरण फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है। ग्राफीन नैनोपोरस मेम्ब्रेन के छिद्रों के कारण फिल्ट्रेशन के दौरान लगाए जाने वाले दाब के अनुसार उसकी दक्षता 33% से 100% हो सकती है। यह देखा गया कि ग्राफीन अपने 100 गुना भारी तरल पदार्थों को भी अवशोषित कर सकता है और इसके लिए अतिरिक्त वह ग्राफीन इथेनॉल, जैतून के तेल, नाइट्रोबेंजीन, एसीटोन और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को भी अवशोषित कर सकता है। बायोमेडिकल इसका ऑक्सीकृत रूप ग्राफीन ऑक्साइड कहलाता है। और ठीक है, रक्षा एवं सुरक्षा में ग्राफीन की असाधारण मजबूती से कवच या बैलिस्टिक सुरक्षा के लिए बेहतर सामग्री बनाती है। ग्राफीन से जुड़ी चुनौतियां हम मानव स्वास्थ्य के जोखिम कुछ अध्ययनों से सिद्ध हुआ कि ग्राफीन ऑक्साइड और ग्राफीन की विषाक्तता मानव की कोशिका झिल्ली के सीधे संपर्क में आने के लिए लिपिड झिल्ली को नष्ट कर देती है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उच्च उत्पादक लागत इसके कारण ग्राहक आधार सीमित हो जाता है और इसके लिए बाजार का विकास भी बाधित होता है। इसलिए विशेष रूप से मूल्य संवेदनशील क्षेत्र में इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने की संभावना कम हो जाती है। बैंड गैप की समस्या ग्राफीन में बैंड गैप की कमी होती है जिससे इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। अर्धचालक सामग्री में बैंड गैप होना जरूरी होता है ताकि उसे चालू बंद किया जा सके। सीमित उत्पादन ग्राफीन का उत्पादन सीमित और वर्षों तक इसे केवल सीमित मात्रा में ही उत्पादित किया जाया था। ग्राफीन को बढ़ावा देने के लिए भारत में की गई पहले ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम है। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन है अनुसंधान संस्थान IIT रुड़की का है। बहुत सारी चीजें जिसका है निसंदेह मौजूदा सोच से ग्राफीन कंपोजिट हाइब्रिड मटेरियल्स और स्केलेबल प्रोसेसिंग तकनीक में नवाचारों को बढ़ावा मिल रहा है। जिससे से प्रयास में विकसित होंगे ग्राफीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मटेरियल बन जा सकता है और इसमें कई क्षेत्रों में हाई परफॉर्मेंस उपकरणों ऊर्जा दक्षता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सफलता मिल सकती है। ठीक है, अब न्यूज इन शॉर्ट्स में है क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए संभावित रूप से गहन निहितार्थों वाला एक बढ़ता हुआ अनुसंधान क्षेत्र है। तो क्वांटम नेचुरल जो है लैंग्वेज मॉडलिंग मतलब लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करते हैं और ये मानव भाषा की व्याख्या हेरफेर समझने की क्षमता प्रदान करता है। सिलिकॉन कार्बाइड है भारत का सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। इससे जो है कार्बोरंडम के नाम से भी जाना जाता है। ये सिलिकॉन और कार्बन का कृत्रिम रूप से निर्मित अत्यंत कठोर क्रिस्टलीय यौगिक है।
इसमें उत्कृष्ट ताप यांत्रिक विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं में उच्च तापीय चालकता, और उत्कृष्ट यांत्रिक गुण, क्षरण और ऑक्सीकरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधकता शामिल है। इसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों, मैकेनिकल सील, स्ट्रक्चरल सिरेमिक, हीट एक्सचेंज, ऑप्टिकल मिरर, बैलिस्टिक आर्मर आदि के लिए निर्माण किया जाता है। पहला रीड डॉन मिशन के तहत विश्व का पहला निजी स्पेस वॉक सफलतापूर्वक किया गया। तो पोलारिस डॉन मिशन निजी रूप से वित्त पोषित और संचालित एक स्पेस मिशन है। इसमें जेरेड आइजैकमैन ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई। हाल ही में पोलारिस डॉन ने पृथ्वी के उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों यानी साउथ अटलांटिक एनामेली और वैन एलेन रेडिएशन बेल्ट की सहायता की। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना। वैन एलेन रेडिएशन बेल्ट के बारे में जाने तो इसे तारा भौतिकविद जेम्स वैन एलेन ने 1998 में खोजा था। पृथ्वी का चुंबक मंडल ऊर्जा वाले विकिरण कणों को बांध कर रखता है तथा पृथ्वी को सौर तूफानों और सौर पवनों से बचाता है। ज्ञातव्य है कि सौर तूफान व सौर पवनें प्रौद्योगिकी के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अवरुद्ध कण विकिरण को दो बेल्ट से बनाते हैं, जैसे वैन एलेन बेल्ट के रूप में जाना जाता है, और ये बेल्ट पृथ्वी को घेरे हुए हैं। अंतरिक्ष बेल्ट ब्रह्मांडीय किरणों की पृथ्वी के वायुमंडल के साथ परस्पर अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होती है। बाहरी बेल्ट सूर्य से उत्पन्न उच्च ऊर्जा अरबों कणों से बनी हुई है। नेक्स्ट है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को विकास को मंजूरी दी है। तो इसके बारे में जाने तो भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की कक्षा में एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को भेजना है। यह यान शुक्र ग्रह की परिक्रमा करेगा और मिशन को पूरा करने के लिए जिम्मेदार अंतरिक्ष विभाग को सौंपी गई है। और नेक्स्ट है तो बहुत सारे मिशन और भी दे सकते हैं, जैसे कि शुक्र ग्रह के लिए मिशन है। पिछले मिशन है मैरिनर 2 है, जो 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्र पर भेजा यह गया पहला अंतरिक्ष यान था। इस मिशन को शुक्र ग्रह पर कोई चुंबकत्व क्षेत्र नहीं मिला। मैरिनर 2 है 1962 का, यूएसए ने भेजा था। वेनेरा 7 है 1970 का, सोवियत संघ ने भेजा था। यह किसी अन्य ग्रह मतलब शुक्र पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था। और 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैगेलन भेजा था। इसने अंतरिक्ष यान के शुक्र ग्रह की सतह की पहली नियर ग्लोबल रडार मैपिंग की थी। आकाशुकी 2015 का जापान है कब भेजा था। इसने शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन किया था। भाई इसका मिशन है नासा का दा विंची वीनस फ्लाई बाय और प्रोब 2029 तक है। वेरिटास ऑर्बिटर 2031 का। एनवीएन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी वीनस ऑर्बिटर 2031 का। चंद्रयान 4 के बारे में जानते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी प्रदान की है। चंद्रयान 3 का परवर्ती मिशन है। ज्ञातव्य है कि चंद्रयान 3 ने अब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 4 के बारे में जानें तो इसका उद्देश्य चंद्रमा पर लैंडिंग करना, चंद्र नमूने एकत्र करना और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटना। इसके लिए प्रमुख तकनीकों को विकसित करना, प्रदर्शित करना है। इस मिशन के पश्चात अंततः भारत को 2040 तक भारतीय चालक दल युक्त चंद्र मिशन तथा सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी क्षमताएं प्राप्त हो जाएंगी। इसरो अंतरिक्ष यान का विकास और प्रक्षेपण करेगा। समय सीमा 36 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। बजट जो है 2104.06 करोड़ रुपए है। अगला न्यूज है स्क्वायर किलोमीटर एरे। स्क्वायर किलोमीटर ने पहला सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार इसने आंशिक रूप से काम करना आरंभ कर दिया है। गौरतलब है कि यह निर्माणाधीन प्रक्रिया विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में जाने तो ये इसका मतलब स्क्वायर किलोमीटर प्रोजेक्ट का लक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाना है। इसका अधिग्रहण क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। यह एक वैश्विक विशाल सम्मिलित होगा और इसके तहत 2 बड़े टेलीस्कोप होंगे। इसमें एक दक्षिण अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। इसके उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, आकाशगंगा और डार्क मैटर और ब्रह्मांडीय चुंबकत्व का विकास करना है। भारत 2012 में इसका संगठन में एसोसिएटेड सदस्य के रूप में शामिल हुआ था और इसका टेलीस्कोप के निर्माण पूर्व चरण में सक्रिय रूप से भाग लिया है। और क्वासर है तो खगोलीय यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के अति विशाल टेलीस्कोप का उपयोग करके अब तक देखे गए सबसे चमकीले क्वासर की खोज की है। इसका नाम है J05294351 है। क्वासर के बारे में जाने। क्वासर शब्द अर्धतारकीय रेडियो स्रोत का संक्षिप्त रूप है। क्वासर बहुत चमकीले और ऊर्जावान पिंड होते हैं जो कुछ दूर पर स्थित आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। विशालकाय ब्लैक होल इसके ऊर्जा स्रोत होते हैं। यह गैर ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकदार वस्तुओं में से एक है। अत्यधिक चमकदार होने के बाद पृथ्वी से उसकी अधिक दूरी होने के कारण किसी भी क्वासर को बिना उपकरण के
नहीं देखा जा सकता है। रेडियो तरंगे, दृश्य प्रकाश, यूवी किरणें और रक्त तरंगे और एक्स तरंग किरणें और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है शनि के वलय, सैटर्न रिंग। 2025 में शनि के ग्रह के वलय कुछ समय तक के लिए पृथ्वी पर मौजूद पर्यवेक्षकों को नहीं दिखाई देंगे। इस अस्थायी परिघटना की वजह से शनि का झुकाव और ऑप्टिकल क्रम है। शनि ग्रह के वलयों के बारे में जानते हैं। वलय आमतौर पर लगभग 30 फीट चौड़े होते हैं। ये लगभग पूरी तरह से जलीय बर्फ और चट्टानों के टुकड़े से बने होते हैं। इनका आकार रेत के कण से लेकर एक पहाड़ के बराबर हो सकता है। इनका नामकरण इनकी खोज के क्रम के अनुसार वर्णमाला के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए मुख्य वलयों का नाम ए बी सी है। इन कुछ अन्य ग्रह जिनमें वलय पाए जाते हैं बृहस्पति और यूरेनस है। और नीति आयोग ने भविष्य की महामारी से निपटने के लिए तैयारी पर विशेष समूह की रिपोर्ट जारी की है। तो विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आई चुनौतियों पर विचार किया गया और साथ ही इसमें भविष्य में महामारी से निपटने की तैयारी के लिए व्यापक रणनीति प्रस्तावित की गई है। तो रिपोर्ट में जानवर से फैलने वाले जूनोटिक रोगों के खतरे से निपटने के लिए वन हेल्थ अप्रोच अपनाने पर जोर दिया है। कोविड-19 के दौरान उत्पन्न समस्याएं, कानूनी समस्याएं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और महामारी रोग अधिनियम प्रावधान लोग स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थितियों से निपटने में पूरी तरह उपयुक्त नहीं थे। और निगरानी डेटा, कई डेटा स्रोतों की अच्छी तरह से एकीकृत नहीं किया गया था, जिसमें निर्णय लेने में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अनुसंधान नवाचार है। अनुसंधान संस्थाओं को औषधि उद्योगों में नहीं जोड़ा गया था और इस वजह से जांच और टीकों में तेजी से विकास में समस्या आई थी। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें हैं। गवर्नेंस है। लोक स्वास्थ्य आपातकाल प्रबंधन अधिनियम बनाने की जरूरत है जो महामारी के अलावा गैर संचारी रोगों, आपदाओं और जैव आतंकवाद जैसी लोक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। महामारी से निपटने में तैयार की गई आपातकालीन प्रक्रिया पर सचिवों के एक अधिकार पर समूह का गठन किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। विशेष पेपर कोष की स्थापना की जाएगी। डेटा प्रबंधन, निगरानी और प्रारंभिक पूर्वानुमान चेतावनी है। अच्छी तरह के एकीकृत मजबूत निगरानी नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है। प्रारंभिक पूर्वानुमान के लिए एक ठोस मॉडलिंग और पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। अनुसंधान नवाचार है। ये नई प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी वैक्सीन के विकास के लिए नवाचार संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। मानव संसाधन कौशल विकास का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जिसमें इससे जिन क्षेत्रों में कमियों की पहचान की गई उससे दूर किया जाएगा। विषाणु युद्ध अभ्यास, विष्णु युद्ध अभ्यास, ये क्या है? विषाणु युद्ध अभ्यास है। विषाणु युद्ध अभ्यास वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तैयारी के संबंध में एक मॉक ड्रिल, इसका आयोजन नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत किया गया और इसके तहत वन हेल्थ अप्रोच पर फोकस किया गया था और ताकि एकीकृत रोग नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके और वैश्विक महामारी बेहतर तरीके से निपटाया जा सके। विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में जाने उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, वन्यजीव क्षेत्रों में विशेषज्ञों से युक्त नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम की किसी भी आपदा के प्रति तैयार रहने की क्षमता और प्रभावित तरीके का मूल्यांकन करना और इसके तहत जूनोटिक रोगों के प्रकोप के प्रदेश तैयार किया जाता है। मल्टी ड्रग रेजिलियंस टीबी के लिए नई उपचार पद्धति, ठीक है। यह नई उपचार पद्धति 4 दवाओं या है बेटा क्लाइन और प्रीटोमेनिड, लाइनजोलिड और मॉक्सीफ्लोक्सासिन ने से युक्त ये है बी पाल्म चिकित्सा पद्धति। यह पिछली पद्धति की तुलना में एक सुरक्षित, अधिक प्रभावी और त्वरित उपचार का विकल्प साबित होगी। इससे पहले प्रोटोमेनिड को भारत में उपयोग के लिए औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदित और लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है। टीबी के उपचार की अवधि 20 महीने से घटकर 6 महीने कर दी गई है। बी पाल्म जो है चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था। चिकित्सा पद्धति की मदद से 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में देश की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। और टीबी तपेदिक क्षय रोग के बारे में जानते हैं। संक्रामक रोग है, इस फेफड़े से प्रभावित होते हैं। बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन का टीका टीबी के खिलाफ प्रतिरक्षा का प्रदान करता है। भारत टीबी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार 23 में 25.52 लाख टीबी के मरीज थे। टीबी उन्मूलन के समय चुनौतियां क्या है? लोग इस बीमारी का सामाजिक कलंक मानते हैं और इस कार्य से प्रकट करने से बचते हैं। इसमें उनके निदान में देरी होती है। इसके उपचार की लागत अधिक है और इस साथ एचआईवी, मधुमेह आदि रोग होने की संभावना रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटी का अभाव होती है। नेशनल टीबी उन्मूलन के लिए उठाए गए अन्य कदम हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके तहत रोगी को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है और समुदाय भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। निश्चय मित्र है, इसके तहत टीबी का उपचार करा रहे रोगी को अतिरिक्त पोषण और सहायता प्रदान की जाती है। निश्चय पोषण योजना, इसके तहत टीबी के रोगियों को पोषण की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सोनोल्यूमिनेसेंस पिस्टल थ्रस्ट, और इसमें पंजों को तेजी से स्नैप करने के लिए सोनोल्यूमिनेंस नामक एक अद्वितीय घटना को उत्पन्न करते हैं। सोनोल्यूमिनेंस के बारे में जाने तो अल्ट्रासोनिक तरंगों के साथ तरल पदार्थों के विकिरण के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करने की घटना है। यह प्रकाश तब बनता है जब तरल पदार्थ में केविटेशन नाम द्वारा निर्मित बुलबुले शक्तिशाली ध्वनि तरंगों के साथ क्रिया करते हैं। और है सर्क्यूमिनेटेशन। ठीक है, एक अध्ययन में पादपों की वृद्धि में पैटर्न में सर्क्यूमिनेशन की भूमिका पर प्रकाश डाला है। इसके बारे में जाने तो इसके द्वारा आसपास की पर्यावरण परिस्थितियों को पता लगाने के लिए उनके द्वारा निरंतर की जाने वाली छोटी-छोटी गतिविधियों हेतु प्रयुक्त पद है। ये गतिविधियां सर्पिल और जिगजैग घेरों में दिखाई देती हैं। वुड वाइड वेब क्या है? इस तरह हम एक दूसरे से संवाद करते हैं और सामानों का ऑर्डर देने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। वैसे ही पेड़ों और अन्य पादपों का अपना नेटवर्क होता है। नेटवर्क कवक, यह नेटवर्क है फंगी। वैज्ञानिक पेड़ों के इस नेटवर्क को वुड्स वाइड वेब कहते हैं। भूमिगत कवक में स्ट्रिंग्स, जिन्हें माइसीलियम के रूप में जाना जाता है, ये कवच पादपों की जड़ों को जोड़ते हैं, जिसमें उन्हें आपस में पोषक तत्वों को साझा करने और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संवाद करने में मदद मिलती है। एपीजीसी एक्सआर सेक्टर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सीडेंट रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई। मुंबई में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की जाएगी। विशेषज्ञ प्रशिक्षण सह शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा, अनुसंधान विकास को बढ़ावा देगा तथा इंक्यूबेशन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। एपीजीसी एक्सआर के सेक्टर के बारे में जाने तो इस उद्योग में वर्तमान में 2.6 लाख लोग कार्यरत हैं। 2032 तक इसमें 23 लाख लोग रोजगार पैदा करने की उम्मीद है। इस क्षेत्र द्वारा $26 बिलियन से अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है, जो वर्तमान में $3 बिलियन है। चुनौतियां मानकीकरण अभाव, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की कमी आती है। ठीक है, तो ये खत्म होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।